वेलकम टू ज़मीन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। मुज़ाकरात मुल्की मफाद में या पीटीआई का सेल्फ इंटरेस्ट? हुकूमत किसी की भी हो, तनकीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। कभी इंटरनेट स्लो, कभी पैका एक्ट जैसे बिल। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? और ट्रंप और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, हकीकत क्या है? ऑल दिस इन टुडेज़ ज़मीन। सबसे पहले बात करते हैं मुज़ाकरात की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से आम तौर पे लोगों में जब डिस्कशन होती थी तो सबका यही ख्याल था कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज हमारा पॉलिटिकल डायस्पोरा आदी नहीं है कि इकट्ठे बैठ के मसलों का हल निकाले, क्योंकि दोनों साइड्स ही लगता यूँ है कि या तो मुज़ाकरात किसी के कहने पे कर रही थी या सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। अब ये नहीं मालूम कि इसको थी कहना चाहिए या है प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए। बहरहाल इन सब डिस्कशंस के बावजूद मुज़ाकरात के 3 दौर हुए और लगा कि शायद फाइनली मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन 2 दिन में तहरीक इंसाफ के 3 यू टर्न्स बताते हैं कि ना पीटीआई बदली है और ना इनकी सोच में कोई मैच्योरिटी आई है। कल मुज़ाकरात को एकदम से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और आज मशरूत आमादगी फिर जाहिर कर दी, वट एवर दैट मीन्स। कल ये क्या यू टर्न लेंगे ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पीटीआई मशहूर है इस चीज़ के लिए कि दे शूट इन देयर ओन फुट। कोई भी सूरत हाल हो, बानी पीटीआई खामोश नहीं रह सकते। अगर खामोश हों तो 24 घंटे में उनका ट्विटर जवाब दे देता है। यानी कि टाइमिंग, मैच्योरिटी, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ उनका फोर्टे नज़र नहीं आता। पीटीआई के लोगों से ये बात करें कि अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई जाए, अगर कुछ दिन खामोश रहा जाए और नतीजे का इंतज़ार किया जाए कि मुज़ाकरात में से क्या निकलता है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया होगा ठीक किया होगा, कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे ये तनकीद कि वहाँ पे सिर्फ एक फ़र्द की या एक ख़ानदान की ही चलती है, अब ख़ुद पीटीआई पे भी पूरी उतरती है। जेल में जाके मिलने के बाद अगली मूव क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर महज चेयरमैन कहलाने वाले बैरिस्टर गौहर अपनी मर्जी से 1 इंच नहीं हिल सकते। हुकूमत ने अगर उनके चार्टर ऑफ डिमांड के लिए 42 डेज़ का वेट किया और जवाब में 7 दिन मांगे तो उसका इंतज़ार हो सकता था। अगर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार होता और उसके बाद उनकी तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने पे इनकार हो जाता तो ये पीटीआई के फेवर में जाता। लेकिन इस मूव से ये अंदाज़ा होता है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है तो पीटीआई ने भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, या फिर अभी भी उनका फोकस कहीं और है। ट्रंप की हल्फ बर्दारी के 2 दिन के बाद ही, यानी कि 22 जनवरी को पीटीआई के सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी डायस्पोरा ने कैपिटल हिल में कांग्रेशनल हेयरिंग रखी, ब्रीफिंग रखी। इसका मकसद था नई कांग्रेस को पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह करना। इमरान खान और पीटीआई के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको कैद में रखा गया है और उनकी रहाई का मुतालबा इन सब कांग्रेसमैन एंड वुमेन के सामने पेश किया गया। अगर इसके फोकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं तो ब्रीफिंग का मकसद था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर एक ब्रीफ दिया जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनकी हमायत गार्नर की जाए। और ये बहुत मानी खेज है कि आप पाकिस्तानी अवाम के लिए हमायत वहाँ जाके कांग्रेसमैन से क्यों मांग रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में आम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ पे तशवीश है। और अगर 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं तो उन्होंने लैटिन अमेरिका के साथ इक्वेट करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसे एयरलाइंस जिनको हम पैसे देते हैं उनसे फिर हमें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करवाने चाहिए। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा अमरीकी टैक्स दहिंदगान को डॉलर्स की शक्ल में आमराना हुकूमतों की हमायत नहीं करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान की सारी सूरत हाल जो भी इस वक्त पोलिटिकल लैंडस्केप में हो रहा है, पीटीआई ने उस पर जाके एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग रखी और ये 2 दिन बाद ही हुआ, यानी कि 20 तारीख को हल्फ लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, 22 को ये हेयरिंग हुई और उससे अगले दिन ही ये वॉक आउट कर गए अपने इस मुज़ाकरात से। सो डेफिनेटली दे आर सीइंग समवेयर एल्स, वो कहीं और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्प। अब कहीं और में एक इंटरनल एलिमेंट अगर देखें तो वो इस्टेब्लिशमेंट का है और एक्सटर्नल देखें तो वो अमेरिका का है। ये सूरत हाल पाकिस्तान को किधर लेके जाएगी? अगर अमेरिका हमारी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करके किसी को छुड़वाता है, किसी को कैद से निकालता है और उसके बाद चले वज़ीर आज़म भी बनवा देता है, व्हाट डज़ दैट मीन? और इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करने पे आप मुज़िर हैं तो फिर मुज़ाकरात को भी किसी तरीके से एंड तक लेके आते। पीटीआई क्या सोच रही है, इस पे बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
आपसे कुछ मल्टीपल चीज़ों पे बात करना चाहूँगी, बट लेट मी बिगिन विद व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट मलिक रियाज। एकदम से मलिक रियाज इतने फोकस में क्यों आ गए हैं कि ख्वाजा आसिफ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑब्वियसली अल कादर ट्रस्ट के हवाले से उनके ऊपर केसेस तो पहले से ही खुले हुए थे और इन्वेस्टिगेशन भी जारी थी, लेकिन पीटीआई के दौर में ईसीएल के ऊपर उनका नाम होने के बावजूद उनको इजाज़त दे दी गई कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो तब से ही इज़ अब्रॉड। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि जैसे कि अगर वो कोई बात करेंगे तो बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाएंगे। तो उस स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर भी ये कहा गया कि बिल्कुल आप नाम बताएं और हकायक सामने लेके आएं। हम तो चाहते हैं आप हकायक सामने लेके आएं ताकि लोगों को हकायक पता चले। तो ये अल कादर से ये हाईलाइट हुआ है मामला। और उसके बाद देखें, एक और एस्पेक्ट ये है कि जो ऑलरेडी एक केस में मतलूब हों और जिनकी बहुत सारे यहाँ जो पाकिस्तान में मामलात हैं उनके ऊपर भी मुख्तलिफ नौयत के केसेस हों, वो जब दावत दे रहे हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि वो अगर वो पैसा कोई दुबई लेके गए तो वो कैसे लेके गए और क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लेके गए। तो ये सारे वो जो एक सिलसिला चला है उसके अंदर उसके ऊपर मुख्तलिफ अब सवालात उठ रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन बात ये है कि खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कोई 30 इयर्स से ये सारा मामला चल रहा था। अब अगर 30 इयर्स का पेंडोरा बॉक्स खोलें तो मुनासिब होगा, लेकिन अगर सिर्फ पिछले 5 साल या 6 साल में जब चीज़ें ख़राब हुई हैं अगर उससे स्टार्ट लेंगे तो ये भी किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो अब जो एविडेंस सामने है उसके ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर केसेस बनते हैं। या तो कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए जो अलिफ से लेके ये तक जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, या फिर जो एविडेंस आपके सामने आप उसके ऊपर चलें और फिर चीज़ें जिस तरह अनफोल्ड होती हैं तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करते रहें। ऑलराइट, फेयर इनफ। ये बताइए कि मुज़ाकरात को एकदम से कॉल ऑफ करना, बहुत डिस्कशन हो रही है उस पर। गवर्नमेंट तो आइज़ एंड ईयर्स रखती है जिसमें सही वाली इस सिचुएशन उनको पता होती है। आपके ख्याल में क्यों वॉकआउट किया है पीटीआई ने? देखिए, जो खान साहब ने बात की है कि मुझे नहीं लगता कि इनके पास मैंडेट है बातचीत करने का। एक ये उन्होंने, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जो उनसे मुलाकात करके आए हैं वो ये कह रहे हैं। तो वो तो 2 महीने पहले भी उनका यही स्टांस था, 6 महीने पहले भी था। फिर तो मुज़ाकरात उनको स्टार्ट ही नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल, तो ये बहाना तो नहीं है। फिर ये वजह नहीं है। वजह बयान की कि इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दी, जब वो इन्होंने रिटन फॉर्म में हमने डिमांड्स दी तो उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिक की। तो वो क्रिटिक तो दूसरी साइड से भी हो रही थी और हम भी वॉकआउट कर सकते थे। फिर देखें, कोई इमरजेंसी नहीं है, देयर इज नो इमरजेंसी कि अगर ये फलानी डेडलाइन ना मीट हुई तो हम मुज़ाकरात से वॉकआउट कर जाएंगे। तो हमें कोई एज सच कोई इमरजेंसी भी नहीं नजर आती इसको कॉल ऑफ करने की। और जब हमने दूसरी साइड से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हो कि हम 28 को आपको हतमी तौर पे रिटन फॉर्मेट में वे फॉरवर्ड बता देंगे जुडिशल कमीशंस का, तो फिर एक ही वजह हमें समझ आती है और वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो मुज़ाकरात की वजह थी वो अल कादर ट्रस्ट के सजाओं को मौखर करना या केस को डिले करना था। और जब वो मकसद वो नाकाम हुए तो उन्होंने अपने मुज़ाकरात ख़त्म कर लिए, जिससे ये साबित होता है कि मुज़ाकरात जो थे सिर्फ पर्सनल और सेल्फ इंटरेस्ट और अपने केसेस को मैनेज कराने के लिए किए गए थे। और जब वो मकसद ना पूरा हुआ तो अब वो दोबारा जो उनकी एक एजिटेशनिस्ट और एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है वो उस तरफ उसको दोबारा से लेके जा रहे हैं। बट राना साहब, ये तो बड़ा क्लियर नहीं है कि केसेस के मामले में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और मेरा तो ख्याल इससे एक कदम आगे बढ़ के है। मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई को 9 मई पे अगर चीज़ें सेटल करने की ज़रूरत है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल करने की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ नहीं, नॉट विद द गवर्नमेंट, बिकॉज वो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। अब वो उसके ऊपर अगर आपसे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं और आप लोग अगर बना भी देते हैं, आई एम अज्यूमिंग हेयर, तो उसमें कैसे, हाउ वुड इट वर्क, बिकॉज कन्फ्रंटेशन तो कहीं और है। नहीं, देखिए, ये आपकी, मैं भी किसी हद तक बिल्कुल आप ठीक पॉइंट आउट कर रही हैं, क्योंकि उनकी पहले दिन से ख्वाहिश यही रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो
कहीं और करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। और जब इनकी जमात के चेयरमैन और केपी के मिनिस्टर की मुलाकात हुई चीफ के साथ, तो जो खुशी का इजहार खान साहब ने किया था और जितने वो पुरुमीद उस वक्त नजर आए, तो ये भी इस चीज़ की गवाही देती है कि वो हमेशा से उसी तरफ ही देख रहे हैं। और जो जमहूरी अमल है, जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं, उसमें वो सीरियस नहीं थे। दे वर नॉट सीरियस इन इट। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से तो जवाब ऑलरेडी आ चुका है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। नहीं तो आप लोगों ने ये बात किसी स्टेज पे कन्वे की हो पीटीआई को? क्योंकि ये तो जो 26 नवंबर वाला मामला है, फाइनल कॉल वाला मामला है, वो और है, 9 मई वाला और है। चले मैं वो वाला आर्गुमेंट नहीं देती यहाँ पे कि उस पर तो ऑलरेडी सजाएं हो रही हैं और आईएसपीआर ऑलरेडी बहुत क्लैरिटी के साथ बोल चुका है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ये बात की है पीटीआई के साथ कि भाई इस मामले में 9 मई में तो जो आप लोगों को बातचीत करनी है वो उधर ही करनी है, वो तो शायद गवर्नमेंट मीडिएट करा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी? देखिए, हम जो जुडिशल कमीशन की इनके जो मुतालबात थे, ये बिल्कुल मुमकिन था कि 26 नवंबर के हवाले से ऐसा कोई फैसला गवर्नमेंट ले लेती जुडिशल कमीशन के हवाले से। और 9 मई क्योंकि काफ़ी हद तक सबजुडिस है और 90% सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लोगों को सजाएं हो चुकी है, तो वहाँ ऐसा मुमकिन ना होता। लेकिन देखिए, ये नौयत ही नहीं आने दी ना पीटीआई ने, तो ये नौबत ही नहीं आने दी कि हम उस लेवल पे पहुंचे। और मतलब 7 डेज का वेट ना कर सकना। और मुझे रिलेट करने दें इसे, अभी मैं प्रोग्राम के शुरू में बात कर रही थी कि 22 जनवरी को एक कांग्रेसनल ब्रीफिंग भी हुई है कैपिटल हिल में, जिसमें इन्होंने दोबारा से जो नई कांग्रेस आई है उसके सामने अपने मसाइल रखे हैं और उससे अगले दिन ही ये वॉकआउट कर गए हैं। क्या कोई यकीन दहानी कहीं से आ रही है इनको? देखें, ये तो बिल्कुल आपका सवाल बनता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप थोड़ा स्टडी करें कि पीटीआई मुज़ाकरात पे आई कैसे, तो ये बड़ी तगोदो कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने का यही वाहिद मकसद था कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होगा। फिर जो पहले कांग्रेसमैन से जो खत लिखवाए, गली गली कूचा कूचा ये फिरे, इन्होंने बहुत सारे दरवाज़ों को दस्तक दी और बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की अमेरिकन से वो खत लिखवाने में, और उनको वो कामयाबी भी हुई। तो इनका ख्याल था कि उसकी बेसिस पे कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो चीज़ें कौन सी मैनेज कराना चाह रहे थे? ये सज़ाओं की चीज़ों को, ये जो केसेस हैं उनको डिले कराना चाह रहे थे, क्योंकि अभी खान साहब को इस सज़ा से पहले तो कोई ऐसा सज़ा नहीं हुई थी। तो दे वांटेड कि ऐसा ना हो कि कोई सज़ा हो जाए, ताकि फिर वो एक नया मरहला। तो उससे पहले ये मुज़ाकरात में इनका वाहिद मकसद खान साहब की रिहाई था। और जब वो इनको नज़र आ गया कि वो मकसद अब फेल हो गया है, तो इन्होंने 5-6 दिन और इंतज़ार नहीं किया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन पे क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन इनका हदफ नहीं था। हदफ ये था कि खान साहब को सज़ा नहीं हुई, कोई सज़ा ना हो और रिहाई की तरफ मामला बढ़ जाए। राइट। पेका तरमीमी बिल, राना साहब, हमेशा नून लीग ही क्यों इनिशिएट करती है इसको? 2016 में चले जाएं, योर पार्टी वाज एट द फोरफ्रंट, उसके बाद देखें योर पार्टी इज़ लीडिंग इट। इसमें इतनी वेग चीज़ें हैं कि हर जर्नलिस्ट ये सोचेगा कि हम तो किसी भी वक्त टारगेट हो सकते हैं, बिकॉज कुछ से या तो चीज़ें बहुत डिफाइंड होती हैं ना, और ठीक है हमें समझ में आता है एंड वी टोटली एग्री। और अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट तो खुद बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि फैक्ट चेकिंग हो, प्रोपेगेंडा रुके, कोई ना कोई मैकेनिज्म्स आए, रेगुलेशन हो, क्योंकि जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रहा है नोबडी लाइक्स इट। बट इसमें थोड़ा सा अगर टाइम और ले लेते, इसको ज़रा और मैकेनाइज्ड कर लेते, कंसल्टेशंस कर लेते, तो क्या होता? तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने वेलकम की है कोई भी सजेशंस और कोई भी ऐसा नुक्ता जो कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का ख्याल हो कि ये बिल्कुल गलत है, कि अभी सेनेट में पास होने या जॉइंट सेशन में पास होने से पहले वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड कर ली जाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में बना, पैका पंजाब में भी आया और तब से लेके अब तक बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स में इस पर डिस्कशन चल रही थी और हुकूमत इंगेज थी। देखें, बात ये है कि दिस इज़ नॉट कोई ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर या एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम के ऊपर कोई ये वार नहीं है। इशू ये है, जो सवाल है कि सोशल मीडिया क्या आज के दौर में, जहां हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को डेली बेसिस पे कोई ना कोई मसाइल, मिस इन्फॉर्मेशन,
जो इज्जतें उछाली जाती हैं उसकी वजह से, जो हेट स्पीचेस होती हैं, एवरीवन इज उस पे तो एवरीबडी इज कन्विंस। देखिए ये डीप फेक हो गया और लोगों को टारगेट करना, ट्रोलिंग एंड प्रोपेगेंडा। अभी क्या अमेंडमेंट्स हैं कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं वाया एन अथॉरिटी। पहले कौन कर रहा था? साइबर क्राइम एफआईए कर रहा था। क्या साइबर क्राइम एफआईए जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को तरीके से उनको रिजॉल्व कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो इसके लिए बड़ा दिस इज द राइट स्टेप कि इसके लिए एक अलग अथॉरिटी होनी चाहिए, उसमें तो किसी को कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन कंसल्टेशंस बाद में क्यों ऑफर की जाती हैं? जब एक चीज़ स्टेबल हो जाती है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि जी यू आर वेलकम टू कंट्रीब्यूट। तो ऐसा तो 2016 में भी नहीं हुआ, 2022 में भी नहीं हुआ जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। हर गवर्नमेंट यही करती है। देखिए, बात ये पहले भी कंसल्टेशन हुई और अब आगे भी अगर कोई किसी की कोई राय है तो उसको जरूर देखा जा सकता है। दिस इज नॉट द एंड गेम कि ये अब हो गया तो अब कुछ इसमें तब्दील नहीं हो सका। अगर इसकी वर्किंग में कोई इश्यूज हुए तो तब इसको देखा जा सकता है। अभी भी कंसल्टेशन जारी है। देखें, तो इसमें आपने सोशल मीडिया को डिफाइन किया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को डिफाइन किया है, अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट को डिफाइन किया है, हेट स्पीच को, डेफेमेशन को, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस को, डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर दिया गया, इनको डिफाइन किया गया और फिर वो अथॉरिटी जो है वो कैसे फंक्शन करेगी, उसका क्या रोल होगा, कंप्लेंट सेल कैसे चलेगी। तो ये एक मैं समझता हूँ स्टेप फॉरवर्ड है। और देखिए, जितना भी आपके यूट्यूब के ऊपर कंटेंट जनरेट होता है, उसकी मोनेटाइजेशन है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। तो ये सारी सब ममालिक कर रहे हैं। तो हमने कोई अलग तोप नहीं चलाई जो दुनिया में जिसके ऊपर डिबेट या ऑलरेडी नहीं, एक्चुअली तोप जो है ना वो चलती रहती है। कोई आपने अभी नहीं चलाई, वो जर्नलिस्ट पे चलती रहती है, हम भी बोलते रहते हैं। और एंड में आप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेलो डाउन करके चीज़ों को डिस्कशन में लेके आते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। तो वो लगता ही है जैसे कुछ हुआ नहीं है लेकिन तोप तो चली है। देखिए, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो एक आम जर्नलिस्ट जो ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैठ के अपनी एक एक स्टेटमेंट को चेक करता है कि कुछ गलत ना कह दें। एंड यू नो व्हाट आई मीन, हमारे एक एक लफ्ज पे चेक होता है। उसमें जब सिटिंग गवर्नमेंट भी ऐसे लॉज पास कर देगी तो फिर इनसिक्योरिटी तो फैलेगी। देखें, एक तो जिस मीडिया पे अभी हम बात कर रहे हैं ये तो पहले से ही रेगुलेटेड है और इसमें आपके पास बड़ी राइट है और कि आप हर किस्म का सवाल पूछें और पूछे जाते हैं और हुकूमत पे क्रिटिक भी की जाती है। इसी तरह प्रिंट मीडिया भी जो है वहाँ भी स्टेक होल्डर्स और कंप्लेंट का एक मैकेनिज्म है। सोशल मीडिया में कोई मैकेनिज्म नहीं, देयर इज नो मैकेनिज्म। दैट इज ट्रू। और आप उसको एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे उसको टोटली कंट्रोल करना पॉसिबल है भी नहीं। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लग ये रहा था कि पाकिस्तान में फाइनली पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हो गया है, चीज़ें बेहतर होंगी। आप लोगों की गवर्नमेंट ने उड़ान पाकिस्तान लॉन्च किया है, इस्टेब्लिशमेंट हेल्प कर रही है विद SIFC, सो मच इज़ गोइंग ऑन। वर्ल्ड बैंक भी बीच में आ रहा है बहुत पॉजिटिवली। इन सब में डिसरप्शन आ गई है ये एकदम से जो PTI ने स्टेप लिया है। कौन से लोग हैं ऐसे, जिस तरह मैं कल देख रही थी कि बात हो रही थी कि एक ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का बनाया जाए और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी और इस तरह के और लोग जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। क्या उन लोगों को आप लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते टू ब्रिज द गैप्स, कि अगर उनको PTI रीच आउट कर रही है तो गवर्नमेंट भी अगर कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहती है और चाहती है कि अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से लेके चले, तो आप लोग भी तो कोई कोशिश करें। आप लोगों की तरफ से कोई एफर्ट देखने को नहीं मिल रही। देखें, आपकी अच्छी सजेशन है और ऐसे ही होगा। देखें, एक तो हम समझते हैं कि जो सिविल नाफरमानी है उसके साथ ना खाकान अब्बासी खड़े होंगे ना और जमातें खड़ी होंगी। 9 मई के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। जो PTI की एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की काविश होती है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये कोई ऐसा महाज नहीं बनने जा रहा जो बड़ा खतरा बन जाएगा हुकूमत के लिए। या खतरा जरूरी नहीं है ना। माय पॉइंट इज कि मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भी तो स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि सारों को रीच आउट करने की जरूरत है और हम करेंगे, हम एंगेज करेंगे ऑपोजिशन को। और देखें, हम तो ऑपोजिशन को हमेशा एंगेज करते आए हैं और मजीद भी करने की ज़रूरत है। बट यू पॉइंटेड इन द राइट डायरेक्शन। एक मैं सिर्फ आखिरी बात करूँगा। देखें, ये जो एक चीज़ प्रेजेंट की जाती है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं इससे किसी हद तक डिसएग्री करता हूँ।
आपने देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पीटीआई के दौर में, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई। और पिछले 2 सालों में, 2-2.5 सालों में देयर वाज मैसिव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन हमने मुल्क को डिफॉल्ट से हम स्टेबलाइजेशन की तरफ ले आए। जैसे जैसे मईशत बेहतर होती है, लोग जो हैं, जो एक आम आदमी जो है, जो स्ट्रीट पावर बनता है एजिटेशनिस्ट पॉलिटिक्स की, वो उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको नजर आ रहा होता है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक विजन से आती है। और उसकी और बेशक इसको इकोनॉमी से ना भी हम रिलेट करें तो भी बहरहाल स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सो मैनी वेज। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल फॉर जॉइनिंग अस। और राना साहब की कई बातें बिल्कुल ठीक थी। बहुत कम लोग हैं गवर्नमेंट में से जो बहुत तहम्मुल के साथ हर बात सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। इस चीज़ को वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह पैका एक्ट में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं है फॉर द वर्किंग जर्नलिस्ट, फॉर दैट मैटर एनीवन जो अपना एक्सप्रेशन चाहता है, राइट समझता है अपने बात को कहने का। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिकन्सिलिएशन में दोनों साइड्स को अपना रोल प्ले करना है। हम सिर्फ पीटीआई पे तनकीद आज कर तो रहे हैं और करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने वॉकआउट किया है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि मुस्तकिल इंगेज करती रहे जब तक कि इंगेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट ना हो। यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पीटीआई के अबूजर सलमान न्याजी के साथ। थैंक यू सो मच सलमान साहब फॉर जॉइनिंग अस। माय वेरी फर्स्ट एंड ऑब्वियस क्वेश्चन टू यू कि ये एकदम से 7 दिन का इंतज़ार क्यों नहीं किया पीटीआई ने, क्यों वॉकआउट किया है फ्रॉम द नेगोशिएशंस? देखिए जुनैरा, इशू ये है, कोई भी जब कोई प्रोसेस या फिनोमेना चल रहा होता है, अगर उसके अंदर आपको बेशक उसकी जो प्रोग्रेस है बेशक स्लो भी हो, एटलीस्ट में प्रोग्रेस हो रही हो, तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी तरफ से बिल्कुल ये इशारा मिले कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारी जो नीयत है उसमें कोई बोनाफाइडीज नहीं है, तो फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना जो होता है वो फर्टाइल होता है। हमने अपनी जितनी हमारी डिमांड्स थी उसमें जो सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी वो थी कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी या एस्टेब्लिशमेंट थी, और स्टार्ट बात होनी थी 9 मई के कमीशन से और साथ साथ उसके 26 नवंबर के कमीशन से, क्योंकि हमें यकीन है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे 13 लोगों को शहीद किया गया, उनको गोलियां चलाई गई, बेशुमार लोगों को जख्मी किया गया, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्जरीज हुई, लाशों को गायब किया गया, मिसिंग पर्सन्स हैं हमारे। तो इन सारी चीजों की डिटर्मिनेशन एक इंडिपेंडेंट फोरम पे जरूरी है और वो इंसाफ का तकाजा है। तो इस वजह से हमारी डिमांड थी, आप एक कैबिनेट से अप्रूवल लेके नोटिफिकेशन करें, आप कमीशन अपॉइंट करें, फिर फर्दर आगे जो बातचीत है वो चलेगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है, हमारे मैंडेट की वापसी, ये सारी चीजें चलेंगी। और साथ 9 मई की कमीशन की भी हमने एक डिमांड की थी। और इसमें बात क्या की जाती है, 9 मई के तो ट्रायल्स हो रहे हैं, कैसे कमीशन बनाए। अब इनको इस चीज की भी समझ नहीं है कि आपने जो पहले एक मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पे ट्रायल किए, तमाशा लगाया, पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर किसी ने, सिविल सोसाइटीज, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने किया। उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि आप गिल्ट डिटरमिन करें कमीशन बना के 9 मई का, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारी डिमांड 2 है। एक ये है कि उस वक्त 9 तारीख को इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो थी, रेजिडेंसेस थी, बल्कि इंस्टॉलेशन तो नहीं थी, जो रेजिडेंसेस थी, उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी वो क्यों विड्रॉ हुई थी, वो क्यों नहीं मौजूद थी, इसको डिटरमिन करने की जरूरत है। फिर जो कंसिस्टेंट 24 घंटे की एक बात कर दूं, जो 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है वो क्यों नहीं है रिकॉर्ड का पार्ट। इस सब को डिटरमिन करने के लिए इम्पार्शियल इंक्वायरी की जरूरत है थ्रू हाई पावर्ड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमीशन का। अगर इस पे आप नहीं चल सकते तो आगे हम क्या मूव ऑन करेंगे। तो ये तो सीरियसनेस नहीं है इस गवर्नमेंट की। ओके सलमान साहब, अगर 7 दिन आप लोग गुजारते और गवर्नमेंट को इनकार करने देते या गवर्नमेंट को येस और नो में ये शो करने देते कि वो सीरियस नहीं है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। इस वक्त जो अपेरेंटली जो हमने कैच किया है वाइब्स को, वो ये किया है कि आप लोगों ने वेट नहीं किया। एंड लेट मी कोट हियर कि 22 जनवरी को एक और जो आपका पीटीआई का डायस्पोरा है, पीटीआई अलाइंड डायस्पोरा है, उसने एक और कांग्रेशनल ब्रीफिंग दी है वहाँ पे। सो उसके एक दिन के बाद आप लोगों ने वॉकआउट कर लिया। अब नाउ एज अ जर्नलिस्ट इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह आप लोगों को कहीं और से ज्यादा उम्मीद है, और आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो ये कहते होंगे, लेट देम से इट, बट मैं एक अपनी असेसमेंट दे रही हूँ कि अभी ऑप्टिक्स यही गए हैं सबको। सीरियसनेस गवर्नमेंट की पता चल जाती 7 डेज में, उनको आप ना करने देते।
देखिए जुनैरा, आपकी शायद ऑप्टिमिज्म का जो लेवल है बहुत ज्यादा है, चले अच्छी बात है। लेकिन हमें जो अभी तक डेवलपमेंट है, जो हमारी इनसे बातचीत भी हुई है उसमें 1% डेवलपमेंट नहीं हुई, और इसको 25-30 दिन हो चुके हैं इन सारी बातचीत जो जब से चल रही है। 3 सिटिंग्स हो चुकी हैं। इनकी वजह से हमने इनको रिटर्न में लिख के दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी। हमारी तरफ से सीरियसनेस भी थी, बोनाफाइडीज भी थी। जहां तक जो कांग्रेसनल हियरिंग है, देखिए सबसे पहली बात है वहां पे वो पीटीआई उसको गवर्न नहीं कर रही थी, ना उसको चला रही थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी है ओवरसीज, उसमें जाहिर बात है बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो बाहर है पाकिस्तान से, उन्होंने हियरिंग दी। और जहां तक देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस की हैं, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उनकी वॉयलेशंस की है, जो उन्होंने खुद साइन रेटिफाई की हुई है। खुद इनको वहां से एक, मेरे ख्याल से कुछ नजर नहीं आ रहा कि वहां हमारे पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब आप खुद देख लें, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और मैं परेशान भी होता हूं। वो वहां गए, जिन 2 कांग्रेसमैन को मिले, उन दोनों ने फ्री इमरान खान की ट्वीट कर दी। अभी तो मुझे सुना है मैंने किसी बंकर में छुप के बैठे हुए कि शायद किसी को मैं हाथ मिलाऊंगा, सलाम करूंगा तो वो भी ना ट्वीट कर दे, उस किसी को मिल भी नहीं रहे। इस वजह से इंटरनेशनल शेम इनको खुद फेस करना पड़ा है, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। जब आप रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जब आप जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे, आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करेंगे, इलेक्शन चोरी करेंगे, तो आप पे क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल वर्ल्ड में आएगा। पीटीआई नहीं आप पे करवा रही। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पकड़ेंगे। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जाहिर है अमेरिकन डायस्पोरा हो या कहीं और पे हो, डायस्पोरा की अपनी मर्जी होती है वो क्या करे, बट उसके ऊपर बैंक करना इज समथिंग एल्स। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त पाकिस्तान का तमाशा लग रहा है, उसकी वजह ये है कि एक लॉबिंग पाकिस्तान के एम्बेसडर कर रहे हैं वहाँ पे और एक लॉबिंग पीटीआई रिलेटेड डायस्पोरा कर रहे हैं। सो वर्ल्ड मस्ट बी वरिड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान। डिस्कशन में हम जरूर हैं लेकिन नॉट इन अ गुड वे। एक बात कर दूं, देखिए ये आपकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल वो वहां पे बड़े एक्टिव हैं, वो राइट्स के लिए बात करेंगे और वो कर रहे हैं। और जहां तक बात है हमारे एम्बेसडर्स की, मुझे तो ना फॉरेन ऑफिस वहां पे नजर आ रहा है, ना हमारे एम्बेसडर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुझे तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब नजर आ रहे हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर से मुझे याद आया कि आपको नहीं लगता कि 9 मई का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपसे पहले राना एहसान अफजल से बात कर रही थी, मैंने उनसे भी ये कहा कि जो 9 मई का आप डिमांड कर रहे हैं कि कमीशन बनाए, उस पर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इन माय ओपिनियन। उसकी वजह ये वो ग्रीवियंसेस आपके डायरेक्टली हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो फाइनल कॉल है उस पर कमीशन शायद गवर्नमेंट बना सकती हो, लेकिन 9 मई पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कमीशन बना भी दे तो वो आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान शायद मीडिएशन करा सकती हो, मे बी इंटीरियर मिनिस्टर बीच में बैठ जाएं, लेकिन 9 मई पे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट कुछ डिलीवर कर सकती है। देखिए हुकूमत तो इस वक्त, वो खान साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था बैटमैन का, अर्दली का, शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो सारी हुकूमत और कैबिनेट की यही पोजीशन है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो किसी पोजीशन में नहीं है। और अभी भी ये जो जितनी हमारी इनसे नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये अपने आप से तो फैसले नहीं कर रहे। ये जाहिर बात है जो इनको लेके आए हैं फॉर्म 47 के थ्रू, उनसे इजाजत लेते हैं, पल पल की खबर देके फिर परमिशन लेते हैं एवरी सेकंड एवरी आवर की, सारे ये लोग। इस वजह से तो इनके हाथ में तो आपको दोस्ती करने की जरूरत है, उन्हीं से तो आपको भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। दैट इज द इशू। देखिए ये प्रॉब्लम हम तो सॉर्ट आउट तभी करेंगे ना। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आया था, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, खान साहब इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं उनको पिछले हफ्ते भी मिला हूँ। हमने सिर्फ एक बात करनी है, ये हुकूमत हो या इनको लाने वाले हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी हो, एक बात है, आप इस मुल्क के इलेक्टोरल, पॉलिटिकल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इंटरफेरेंस खत्म करें, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? जुडिशियल प्रोसेस को आप रहने दें, इंडिपेंडेंट रहने दें, हमारे सारे लोग बाहर आ जाएंगे, आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी, जुडिशियल आजादी से फैसले करेगी। अगर आपका पार्लियामेंट मजबूत होगा, हमारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजबूत होगा, मसले रिजॉल्व होंगे। इलेक्शन प्रोसेस मजबूत होगा, ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा मैंडेट हमें वापस मिलेगा। सो हमने समझाना तो एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट को यह है कि आप इंटरफेरेंस बंद करें, इसमें हमारी भी इज्जत है,
आपकी भी इज्जत है, क्योंकि आपकी इज्जत तब होगी जब अपना काम जो आपका आइन में लिखा है तब वो करेंगे। वैसे अगर ओके, इंटरफेरेंस होगी, आप पे क्रिटिसिज्म आएगा, फिर बहुत आप शुक्रिया फ्रीडम ऑफ अबूजर स्पीच को सलमान फेल न्याजी करते हैं। साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ जो है वो डिवाइड है, गुड इंटरफेरेंस, बैड इंटरफेरेंस, गुड इस्टेब्लिशमेंट, बैड इस्टेब्लिशमेंट, गुड बेंचेस, बैड बेंचेस, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो डिवाइडेड है। जो जिसको सूट करता है जिस टाइम में वो उसके साथ खड़ा होता है, और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद वो आपको बेंचेस के दूसरी तरफ नज़र आता है। ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद एक ऐसा ही सिनेरियो है जो जर्नलिस्ट के लिए भी क्रिएट हुआ है, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। 10 साल पहले 2015 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 यानी पेका का पहला ड्राफ्ट सामने आया। उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी। ये ड्राफ्ट लीक हुआ या किया गया, इसकी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ने खुल के मुखालफत की, लेकिन ना सिविल सोसाइटी की सुनी गई, ना जर्नलिस्ट की सुनी गई, और उस मुखालफत के बावजूद ये कौमी असम्बली से मंजूर भी हुआ और एक्ट बना। इसका सेहरा शुरू दिन से मुस्लिम लीग नून के सर ही रहा। पीपल्स पार्टी असेंबली में फायरी स्पीचेस करती नजर आई और उसने कहा कि हमने इसमें प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स भी दी हैं, लेकिन बाद में साथ खड़े होकर उसको मंजूर भी करा दिया। दूसरी डेवलपमेंट पेका के मामले में तब हुई जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ 2018 ऑनवर्ड्स। उसकी कुव्वत बढ़ती हुई जब बहुत ज़्यादा महसूस हुई, उसकी हीट पहुंची लेट से रियासत तक, तो फिर फैसला किया गया कि मज़ीद लेजिस्लेशन की जाए और डिसेंट को जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। फरवरी 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट थी। वफाकी काबीना से ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसी एक्ट में तरमीम लाने की मंजूरी ली गई। इसमें फ़ौज, अदलिया और दीगर सरकारी इदारों पर तनकीद करने वालों के लिए 5 साल तक की कैद की सज़ा तजवीज़ की गई और सोशल मीडिया पे लोगों की इज़्ज़त उछालने को भी जुर्म करार दिया गया। इसके बाद गिरफ्तारियां भी हुईं, टारगेटेड लोगों को उठाया भी गया, और उस वक्त की अपोजिशन यानी कि नून लीग जिसने ये इनिशिएट किया था, उसने इसको काला कानून करार दिया और इस पर खूब तनकीद की। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आमरीत के दौर में भी ऐसे कवानीन नहीं आते जैसे अभी लाए जा रहे हैं। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई और आज एक दफ़ा फिर जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, तो सेम पेका एक्ट मज़ीद तरामीम के साथ यानी मज़ीद सख्ती के साथ कल कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद आज सेनेट में भी पेश कर दिया गया है। मतलब इसका एक ही है, डाइसेंट या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर आपके साथ कोई इत्तफाक ना करता हो, ये कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करती। मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा यही जाता है कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन इसमें जो वेग आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ है, वो ऐसा है कि ये अथॉरिटीज़ डेफिनेटली इसको मिसयूज़ करेंगी और इसकी एग्जांपल्स पहले भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान में जितनी भी फ्रीडम रह गई है, जितना भी इंटरनेट बच गया है और जितना भी राइट ऑफ द जर्नलिज्म रह गया है, वो किस तरफ जा रहा है, ये डिस्कस करने के लिए एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। सना बुच्चा सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और उनके साथ आमिर इलियास राना, अगेन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑफ कोर्स जितनी इनकी रिपोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं उसके बाद मेरे ख्याल है इनका नाम ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। सना, लेट्स स्टार्ट विद पेका। हम बात ये कर रहे थे कि कोई भी गवर्नमेंट हो, जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही रहती है, और अब आके प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो गई है कि वी डू एग्री कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फैक्ट चेकिंग की, वी डू एग्री कि सोशल मीडिया का कोई हाल नहीं है, लेकिन जिस तरह की वेग लैंग्वेज यूज़ की गई है इस सारे इसके पेका के उसमें ड्राफ्ट में, और जिस तरह की बातें लिखी गई हैं उसमें, उसके एम्बिट में कोई भी आ सकता है। आप भी हैं, मैं भी हूँ, आमिर साहब भी हैं, कल को कोई भी आ सकता है, और हमने देखा ऐसा हुआ है। तो आप इसे कैसे देख रही हैं, और क्या पास करवाने के बाद, कौमी असेंबली से पास करवाने के बाद ये कह देना कि सजेशंस आर वेलकम, इज दैट इनफ? देखें, आज 19 मिनट में आपके 4 जो लेजिस्लेशंस थी वो मंजूर हो गई सेनेट में। इतना शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आपको क्या जल्दी थी? क्यों ये मामला आप
छोड़ नहीं सकते थे फॉर अनदर डे। फिर आपको 19 मिनट में अपना जो है असेंबली का सेशन आपको मुलतवी करना पड़ा। लेकिन कमिंग बैक टू आपने जो पेका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की, ये जो सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है, ये रेगुलराइज करने के लिए नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। देखिए, हम उस दौर से भी गुजरे थे जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त हमें कहा जाता था मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और उनको उठा लिया जाता था जो मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते थे। Absolutely. तो इस मुल्क में जब अच्छा नहीं हो रहा तो आप कहिए अच्छा हो रहा है, जब इस मुल्क में बुरा हो रहा है तो आप कहिए अच्छा हो रहा है। ये तो हमारा ये पॉलिटिशियंस का, ये पॉलिटिकल पार्टीज का हाल है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत बॉदर करती है वो ये करती है कि यही वो लोग थे जो असद तूर के घर जाते थे, जो मतियुल्लाह जान से मिलते थे, जो अबसार आलम का केस ले, जो कहते थे कि वो इतने चैंपियंस हैं ऑफ मीडिया फ्रीडम, जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो इजलास जब उन्होंने पिछली दफा जब पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम करने की कोशिश की पीटीआई ने, फवाद चौधरी साहब ने, देयर वाज बिग मतलब बहुत बड़ा एक मजमा इकट्ठा हो गया, और उसमें भी ये जाके बातें करते रहे। अगर इनके शॉर्ट्स आप निकाल के सुनाए लोगों को तो याद कराएं इनको कि क्या कहते थे उस वक्त कि हम आएंगे तो इसको रिपील कर देंगे। और पीएमएल-एन का तो ये खासा रहा है कि जब भी वो पावर में होती है, चाहे वो 90s में हो, किसी को पैसे से दबाना हो, किसी को चैनल से निकलवाना हो, ये तमाम तर मामला तो बड़े बखूबी अंजाम देते हैं। और अगेन मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जैसे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किस मुंह से कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ऐसे फैसले करती है जैसे 2/3 अक्सरियत इनके पास हो। तो है 2/3 अक्सरियत, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगेन मीडिया की फ्रीडम की बात करती है, और अभी 2 दिन कबल ही शर्जील मेमन साहब में गिनवा रहे थे कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो कोई अच्छी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वो उनमें मादा बहुत है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का और मीडिया को फ्रीडम देने का। सो ये एक काला कानून है जिसमें आप कभी भी कोई भी उठा लिया जा सकता है। इसमें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आप एफआईए के पास केस जाएगा नहीं पता, ये केस कहाँ चलेगा नहीं पता। आपको एक ही अपील का चांस है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हाल है वो भी हमारे पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा तो भी वहां पे ये होगा। देखिए, अगर आपको कोई जहरीली बातें पसंद नहीं है तो उस सांप को मारे। ये क्या कि पूरे पानी में जहर डाल दें ताकि वो सांप भी मरे और हम भी साथ साथ पानी पीते हुए मर जाएं। ये पीटीआई सेंट्रिक पॉलिसी है और पीटीआई के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें हम सब जो हैं वो जाहिर है कि इसके असर में नजर आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और जैसे सना ने भी कहा, क्यों पीएमएल-एन को इतनी जल्दी होती है, वो क्यों नहीं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करती? मैं ये नहीं कह रही कि कोई और भी बर्दाश्त करता है, यहाँ सबका एक ही हाल है। पीटीआई का भी यही हाल था। पीपल्स पार्टी भी सिर्फ फायरी स्पीचेस करती हुई पार्लियामेंट में नजर आती है, लेकिन साथ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वही देती है, तो ऐसे बिल्स पास होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन है? अगर हम इसको ये कहें कि जी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कर रही है तो गलत बात है। ये हमारी स्टेट की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, जो पहले भी थी और आज भी है। हमें बात तो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस बात को इस तरह कर लें कि जी ये सिर्फ ये 2 पार्टी। फवाद चौधरी जब चलते थे और वो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते थे कि जो खबर जराए से चलेगी वो फेक न्यूज है, और इनके बड़े वकील हैं अली बुखारी साहब, उन्हें कंप्लेंट सेल का हेड बनाया हुआ था इस्लामाबाद की पैमरा की, और वो इसके ऊपर उन्होंने सहाफियों को नोटिस करा दिया। मैं गया था वहां पे, मैंने कहा ये मिनट्स पढ़े हैं, ये हमारे जराए हैं, आप समझते हैं हम एपीपी और रेडियो बन जाएंगे, पीटीवी बन जाए के पहले वजीर इत्तलात बोले और फिर बोले। तो अली बुखारी के पास कोई जवाब नहीं था और उसका आज तक डिसीजन नहीं आया। ये तमाम चैनल्स को उन्होंने नोटिस दे के बुलाया था। ठीक है, अब आप आज आ जाए। आज की पहली तो ये है कि मेरा ख्याल है कल गवर्नमेंट बैठ रही है प्रॉपरली, तमाम जो हमारी मीडिया एसोसिएशंस की तंजीम बनी है और उसमें कुछ अमेंडमेंट वो मानेगी भी सही मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो कमेटी में भी डल जाएंगी और वो सेनेट के अंदर से भी शायद पास करा दी जाएंगी मंडे को, और फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो 12-13 फरवरी के लिए मुलतवी हुआ है उसमें ये बिल पास कराया जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि ये बिल बना ऐसे नहीं है, ये हर दौर की जरूरत रहा है कि जो मैं जर्नलिस्ट हूं ना, मुझे कम से कम ये खौफ नहीं है कि मैं फेक न्यूज दे रहा हूं, मुझे तो अपना काम करना है प्रॉपर पूरा करके। पहला खौफ तो उन पे है जो बट ये डर तो होता है ना कि आपकी बात किसी को पसंद ना आए और इल्जाम कोई भी लग जाए आपके ऊपर। लेने होते हैं नहीं, देखें वो उसकी बात हम साफी है ना, तो हम पसंद सोच के नहीं कर सकते। मैं इमरान खान के दौर इतना क्रिटिक था, मैं आज भी अपनी मर्जी से बात करता हूं। मुझे उस दौर में भी किसी ने नहीं पकड़ा और मैं बड़ी हाईएस्ट
ब्रीफिंग्स में भी चैलेंज करता रहा हूं लोगों को बैठ के, लेकिन इशू ये है कि मैं फेक न्यूज पे क्यों जाऊं, मैं किसी सियासी जमात को पसंद करूं या ना करूं, लेकिन उसके एजेंडे पे ना जाऊं, मैं उसके पेरोल पे ना हूं, मेरी ये क्रेडिबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए। True. तो फिर मुझे बात करने में कोई मसला भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है कि लोग पसंद नहीं आते, नापसंद होते हैं। हमारे यहाँ लोगों की, कुछ लोगों की शक्लें ही नहीं पसंद आती। आप बात तो उनकी दूर की छोड़ देना, खबर तो उसकी भी छोड़ ऐसा दें। भी इस कहा हद गया तक है, गुस्सा बिल्कुल होता है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये साफ्ती तंजीमें, ऐसी साफ्ती तंजीमें इसीलिए होती हैं कि वो प्रॉपर पे गवर्नमेंट को शायद अपना भी इतना अंदाजा नहीं था कि वो बिल इतनी जल्दी इन्हें पास कराना है, लेकिन जब हुआ तो तैयार करके पास करा दिया। अब वो सारे स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, शायद कल की मेरी इत्तला है कि कल वो मिलेंगे Okay. और उसमें सेनेट के अंदर अमेंडमेंट कुछ आ जाएंगी। लेकिन आपको मैं मिसाल दूं, मरियम नवाज ने किया बिल पास, कानून बना दिया। मैं उस बिल के हक में था और हूं, क्योंकि इस मुल्क में मादर पिदर आजादी जो सोशल मीडिया पे मिली है, फेक न्यूज को मिली है, आखिर कहीं तो उसे रोकना है। और डेफिनेटली मैं बार बार उस वक्त भी कह रहा था कि इसके अंदर एक दो चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट का काम है, तो हाई कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, वो रुक गया। आप और मैं जानते हैं अतर मिनल्ला ने, जो पीटीआई को बिल आया हुआ था उस वक्त, इतनी तेजी से वो ऑर्डिनेंस लाए और अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस ऑर्डिनेंस को उड़ा दिया ऐसा था। ही है। हमें भूलना नहीं चाहिए, ऐसे हमारी ही है। जो मर्जी मैं आपसे पहले रास्तों ये के बात ऊपर कर आप चुकी कहें, हूँ। हमारे पास वो सारे रास्ते मौजूद हैं, लेकिन शायद मैंने सुनी नहीं होगी, जी। आवाज कोई ड्रॉप हुई होगी या क्या होगा। लेकिन मेरी राय ये है कि हमें एकदम आउटराइटली ये कह देना कि जी होना ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं ये भी आमिर गलत साहब बात है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना, मेरे ख्याल है हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सोसाइटी जैसी है, उसमें जब भी कोई टेक रिलेटेड रेवोल्यूशन सी आती है या लोगों के हाथ में एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम जाती है, सबसे ज़्यादा विक्टिम उसका ख़वातीन बनती हैं और हम बहुत ईजी टारगेट होते हैं। इसलिए हमसे ज़्यादा तो शायद कोई नहीं चाहेगा कि कोई कंट्रोल के मैकेनिज्म्स हों, कोई ना कोई पॉलिसी हो, कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हों। लेकिन ये जो ब्लैंकेट गैग ऑर्डर्स होते हैं, सिर्फ उसके हम लोग खिलाफ हैं। डू यू एग्री टू दैट? मैं मादर पिदर आजादी को तो नहीं सपोर्ट करती, ना ही मैं फेक न्यूज को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जो सेक्शन 26A है इसका, वो कहता है कि whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false and likely to cause or create a sense of panic, fear, disorder or unrest in general public society shall be punished with imprisonment of 3 years and जुर्माना लगेगा 20 लाख रुपए का, और या दोनों। तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि Exactly. किसकी दिल ये है आजारी bone of हुई, contention. मतलब ये है दिल आजारी किसकी हुई, मेरे मतलब किसको मेरी खबर झूठी लगी, किसने मेरी खबर को सपोर्ट किया, किसकी दिल आजारी हुई, किसको गैर इखलाकी लगी, किसकी। मैं कोई पोर्नोग्राफी की तो बात यहाँ नहीं कर रही, मैं तो बात Of कर रही हूँ course. कि अगर मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान की, मैं टैक्स देती हूँ। अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है तो मुझे पूरा हक है जानने का कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। हमें ऑलरेडी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से मालूम होना चाहिए कि क्या चीज क्या हो रही है। और देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है शायद कि हम सब जो है ना कुकिंग शो करना शुरू कर दें, जिसमें हम कहें हस्बे जायका एस्टैब्लिशमेंट डाल दीजिए, हस्बे जायका पार्लियामेंट डाल दीजिए, हस्बे जायका अदलिया को शामिल कर लीजिए, लेकिन पीटीआई इंग्रेडिएंट ना बने किसी भी पुलाव में। तो मैं कह रही हूँ कि ये अजीब मामला है कि कोई भी इसमें कोई सेंस नजर नहीं आ रही। और हमेशा ये पार्टी यही करती है कि ड्राफ्ट बनाने से पहले ना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है। हाँ, और पहले क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते, बाद में ये कहना कि सजेशंस आर वेलकम। ये आमिर साहब, ये तो वैसे रवायत है कि सब कुछ कर लिया मर्जी से और उसके बाद कहा सजेशंस अगर कोई देना चाहे, रिकमेंडेशंस, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कल वो बुलाएंगे, तो फिर इतना पैनिक क्यों था कि कौमी असेंबली से फौरन करवा लिया? देखिए, मैंने तो आपको सारी खबर डायरेक्ट बताई है। अब आप मुझसे दोबारा वही सवाल पूछ रही हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोगों ने नाम दिए थे, मैंने तो बराह रास्त बात वहीं से शुरू की थी। लेकिन मैं इन लाइटर नोट, एक मिनट, इन लाइटर नोट, नहीं, मैंने कहा था कि जिन्होंने बनाया उन्होंने लाके पास करवा दिया। अच्छा, ओके, आपको क्लियर, नाउ आई गेट इट, मैंने नाम भी लिया। ओके। लेकिन मैं उस हना साहिबा ने जो बात की ना, उसमें मुझे थोड़ा सा दिलचस्पी, मतलब ना एक मजे की बात डालनी है। जो उन्होंने मसाले बनाए ना, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, सियासत, फलानी, लेकिन नाम गलत लिया। पुलाव को खराब न करें, वो बिरयानी बनती इस तरह मसालों के साथ सिर्फ बिरयानी बनती है। लेकिन सर हमारे मुल्क में पुलाव इसीलिए बनता है क्योंकि एक इंग्रेडिएंट हमेशा ज्यादा पड़ता है।
और एक ingredient की वजह से पूरी डिश ही चेंज हो जाती है, इससे आप अंदाजा करें वो एक इंग्रेडिएंट कितना बड़ा मसला है। मुझे नापसंद नहीं है, लेकिन पुलाव को खराब ना करें इस तरह। तो असल बात ये है कि ठीक है, बहस हो रही है, बात हो रही है, कम से कम रास्ता बन रहा है ना। मुझे तो ये, मैं अपनी इत्तला की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि कल मीटिंग होनी है और कुछ अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, तो यही तरीकाकार है। गवर्नमेंट ने अगर गलत किया है तो साफी तंजीमों ने अपना रोल प्ले किया ना, चाहे वो स्क्रीन पे आ गए, चाहे वो प्रेस गैलरियों से बाइकआउट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन असूल ये होना चाहिए कि जी हम फेक न्यूज के खिलाफ हैं। हाँ, ये कदगने आपने गलत लगाई हैं, बैठ के बात कर लें। और होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने अगर गलत किया है तो उसको कोई ठीक तो नहीं ना कह रहा, तो बात करने के लिए इसीलिए अब बैठ रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स गुड टू नो कि अभी भी बहरहाल कुछ ना कुछ रिट है सहाफ़ियों की, और ऐसे सहाफ़ी हैं। और ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि हमें किसी ऐसे लॉ की ज़रूरत नहीं है जिससे ब्लैंकेट कंट्रोल लेने की कोशिश की जाए। बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, बट येस मैकेनिज़म्स होने चाहिए, बिकॉज आजकल जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, किसी की इज्जत महफूज ना हो, आप बात ना कर सकते हो, आपको ट्रोल किया जाता हो, इसको भी रुकना चाहिए। बहरहाल इट्स अ गुड डेवलपमेंट कि गवर्नमेंट ने सजेशंस उनको लेनी पड़ गई हैं और शायद इस लॉ में कुछ बेहतरी आ जाए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे वर्ल्ड अंडर ट्रंप। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और हमने बहुत ज़्यादा कवरेज की कि वर्ल्ड अंडर ट्रंप कैसी हो सकती है, काफ़ी एनालिसिस हुए उस पर और हमने उस पर काफ़ी डिस्कशंस अपने प्रोग्राम में की। अब जबकि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो भी बहुत कुछ सुनने को और देखने को मिल रहा है, जिससे ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वर्ल्ड अंडर ट्रंप कैसी होगी। अगर उनकी इलेक्टोरल कैंपेन की बात करें और उस कैंपेन से लेके वाइट हाउस पहुंचने तक उन्होंने जो असैसिनेशन अटेम्प्ट अपने ऊपर सर्वाइव की, ये सब देखें तो वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो जो उनकी बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग कैंपेन में थी, वो जैसे ही हल्फ उठाएंगे वो कुछ मेलो डाउन होगी। उसको यूएस की लैंग्वेज में कहा जाता है अ प्रेसिडेंशियल पोस्चरिंग, वो अभी तक नज़र नहीं आई। हल्फ उठाने से पहले उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में कुछ बातें की थी, पैनामा के बारे में कुछ कहा था और कनाडा के बारे में कुछ कहा था, जो सब बहुत कंट्रोवर्शियल था। और यही ख्याल था कि ओथ टेकिंग के बाद ये बातें सिर्फ बातें ही साबित होंगी। लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उसके बाद उन्होंने पहले ही दिन साबिक सदर के तकरीबन 78 इक़दामात मनसूख किए और तकरीबन 200 नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं। ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन होल्ड भी हो सकते थे और लेटर ऑन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से और सेनेट से, जहाँ पे रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, वहाँ से भी मंजूर किए जा सकते थे और करवाए जा सकते थे। बाकायदा कानून साजी के ज़रिए भी हो सकते थे। लेकिन एक ही दिन में इतने सारे इक़दामात एक पावर पोस्चरिंग है और पावर मैसेज है, not only to the world, to the internal actors as well in the US, जिन्होंने of course उनके ऊपर केसेस बनाए और उनके ऊपर आखिरी वक्त तक बड़ा प्रेशर रखा। इंटरनल पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो यूएस की या फॉरेन पॉलिसी, कोई इतनी आज़ाद और इतनी सुकून वाली दुनिया नज़र नहीं आती। अमेरिका की पेरिस एग्रीमेंट से अलहदा होना, उनका इजहार राय की आज़ादी, सेंसरशिप के बारे में बातचीत, इमिग्रेशन और ट्रांसजेंडर के बारे में वो जो बातचीत कर रहे हैं, सरहदें बंद करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कैपिटल हिल में जो लोग मुलव्विस थे हमले में, उनको जिस तरह पार्डन दी है, ये सारे बहुत बोल्ड और अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स हैं व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज है। जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो लीक किया गया है या पब्लिक किया गया है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ही मैसेज है। लिहाजा एनालिस्ट बिलीव्स कि ट्रंप के अंडर दुनिया एक इम्पीरियलिस्ट प्रेसिडेंट देखेगी, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चरिंग करेंगे, क्योंकि ये उनकी सेकंड एंड लास्ट टर्म है। ही हैज़ नथिंग टू लूज़। तो जंगें तो शायद आपको ख़त्म होती नज़र आएँ, लेकिन मसाइल बढ़ते नज़र आएंगे। आई विल सी यू टुमारो।